हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रविंद्राज क्लासेस। आप सभी का रविंद्राज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बेटा, पिछली क्लास में जो है ना हमने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कराई थी और उसमें वेव फ्रंट को डिस्कस किया था हमने। कुछ जनरल सी चीजें डिस्कस की थी आपके साथ। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं उसको। कुछ चीजें हैं जो जनरल सी चीजें हैं जो आगे की स्टडी के लिए बहुत जरूरी हैं, वो आपको हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर अगला जो टॉपिक होगा इसका होगा वो इंटरफ्रेंस। तो उससे पहले क्या करते हैं हम समझ लीजिए जरा। देखो, हम यहाँ पर बात करते हैं वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की। आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसकी। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। देखिए, जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है? होता यह है कि उसकी जो है ना वेवलेंथ और स्पीड दोनों ही चेंज हो जाती हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? किसी भी सोर्स की एक करेक्टरिस्टिक है, तो वो करेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होती। क्या चेंज हो जाता है? तो जब लाइट क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो हमने क्या बताया था कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, उसकी स्पीड और वेवलेंथ दोनों ही चेंज हो जाती है। और क्या रिलेशन होता है उसमें? बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, अब मैं जरा आपको पीछे लेके चलता हूं। हमने जो आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था, वो पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ होता है। तो स्नेल्स लॉ में हमने क्या बताया था आपको? सारा कुछ वहीं से समझ में आ जाएगा आपका। स्नेल्स लॉ में हमने बताया था साइन आई अपॉन साइन आर, ये किसके बराबर होता है? V1 अपॉन V2 के। और ये V1 अपॉन V2 क्या है बताया था हमने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का। ठीक है, तो एक रिलेशन तो यहां से आपको पता लग रहा है। तो हम सबसे पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये बहुत जरूरी चीजें आपको ये समझनी चाहिए। देखिए, आपकी मान लीजिए एक लाइट है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो c क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है कहां पर? वैसे तो ये 10th की चीजें होती है, 9 10th की, लेकिन मेरा यहां समझाना बहुत जरूरी है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? वो होती है c। अगर मान लीजिए v क्या है? ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है बेटा, मीडियम में हो गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इन दोनों जो है ना स्पीड की रेशियो को क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, c अपॉन v। गॉट इट? तो यहां से आपको पता है कि v जो है ना क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c अपॉन म्यू आ गई कि नहीं आ गई? ये कॉमन सा रिलेशन है जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 9 10th में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, हमारा काम क्या है, इसको हमने ब्रशअप करा दिया है। और म्यू की वैल्यू यहां से कितनी देख रहे हो? V1 अपॉन V2। तो व्हाट इज V1 अपॉन V2? तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, जैसे यहां पर क्या है? 1 म्यू 2 है, तो 1 म्यू 2 को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो ये म्यू 2 अपॉन म्यू 1 हो जाएगा। आजकल लोग इसको N12 भी लिख देते हैं, तो वो N12 होगा तो समझ लीजिए यहां से क्या है? N2 अपॉन N1 हो जाएगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब ये आपका बात समझ में आ गई होगी। देख, ठीक है बेटे, 1 म्यू 2 इतना हो गया आपका। अब यहीं से अगर हम बात करते, तो क्यों ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम रटने लग जाएं, रटने वाली बात ही नहीं है। मैं रटने का काम ही खत्म कर देता हूं। म्यू 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी बेटा? C1 अपॉन V1। एंड म्यू 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? C अपॉन V2। अब आप क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 में कितना आ जाएगा? क्लियर हो जाएगा ना आपका? मैं नेक्स्ट पेज पर इसको कर देते हैं हम। तो देयरफॉर क्या निकाल रहे हैं हम? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो म्यू 2 कितना हो गया बेटा? C अपॉन V2, और ये हो जाएगा C अपॉन V1। हो गया कि नहीं हो गया? तो C से C कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? V1 अपॉन V2 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, और म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को क्या है हमने?
1 म्यू टू लिखा था, तो 1 म्यू टू का क्या रिलेशन आ गया आपका, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। एक तो ये चीज आपकी समझ में आ गई, ठीक है, यहां से पता लग गया। अब देखिए जरा, आप जानते हैं कि जो स्पीड है ऑफ लाइट है वो क्या होती है, या कोई भी है किसी भी वेव की, अगर मान लीजिए स्पीड की बात करते हैं तो जनरल v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा पढ़ाया जाता है। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, है वेव लेंथ है। तो अगर हमने यहाँ पर v1 डाल दिया तो v1 इज इक्वल टू होना क्या चाहिए, न्यू वन और लैम्डा वन होना चाहिए। ऐसे ही v2 कितना होना चाहिए बेटा आपका, न्यू टू और लैम्डा टू होना चाहिए। हो गया। अब निकालिए आप, क्या निकालेंगे, v1 अपॉन v2। नाउ अब v1 अपॉन v2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, न्यू वन लैम्डा वन अपॉन न्यू टू लैम्डा टू। अब हम एक ही लाइट की बात कर रहे हैं कि एक ही लाइट रे है आपकी जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगी उसकी, कि जो है ना फ्रीक्वेंसी, ये तो हमने दो अलग अलग उसके लिए बात कर दी है के लिए। व्हेन ए लाइट, अब लाइट का मतलब लाइट रे ही होगी ना। अब मैं व्हेन ए लाइट लिख रहा हूं तो रे नहीं लिखूंगा मैं, व्हेन सीधा लिख देता हूं। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, रिमेन्स द सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। क्लियर है। जब फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो क्या हो गया, दैट इज न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू हो गया। अब ये न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहां से, तो आपका क्या आ जाएगा, v1 अपॉन v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। वैसे भी यहां से पता लग ही रहा था आपको। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिखा था हमने यहाँ पर, म्यू टू अपॉन म्यू वन लिखा था ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। यानी अगर आपकी वेवलेंथ ज्यादा है, कहने का मतलब क्या है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है ना। ज्यादा वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू इज इन म्यू इज 1 अपॉन लैम्डा, ऐसे लिखे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहाँ से अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आ गया आपका। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको समझ में आएगी। जबकि क्या होता है, स्पीड जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, ये समझ में आ गया ना। तो अब मान लीजिए मैं एक रिलेशन लिखना चाहूं तो लैम्डा का ये तो आपको पता लग ही गया है। अब लैम्डा आपने ले लिया कि आपका लैम्डा मान लीजिए कहां पर है, वैक्यूम में और एक मीडियम में। तो लैम्डा मीडियम की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, लैम्डा अपॉन म्यू आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे हम आगे, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, लैम्डा मीडियम में कितना होता है, लैम्डा अपॉन म्यू। अब म्यू क्या है, जिस मीडियम की अगर मान लीजिए एयर है तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा। सिंपल है, ये आपको क्लियर हो गया। एक ये चीज आपकी समझ में आ गई, ये बहुत जरूरी था समझाना। ठीक है, चीज तो ये 9th-10th की थी, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी था कि यहाँ पर कोई किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, अब दूसरी चीज जो आती है वो आगे की कहानी जो आएगी वो आएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए बेटे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल 11th में जो है ना, जब हम वेव्स पढ़ाते हैं ना तो वहां पर आपको पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले इसको जो है ना सिर्फ मैकेनिकल वेव्स के लिए क्या किया गया था, स्टेट किया गया था। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी क्या होता है आपका, ट्रू है। क्योंकि लाइट वेव्स क्या होती हैं आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होती हैं। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आप तो लाइट तो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो,
तो लाइट वेव्स क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ईएम वेव। लाइट वेव कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होंगे विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ईएम वेव्स जब हम आपको पढ़ाएंगे तो फिर इसमें बताएंगे कि ये जब आपका क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो ईएम्स वेव जनरेट करता है। ये जब हम पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल्स में बताएंगे इसके। तो इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ही होते हैं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा जो है ना वेव क्या कर रही होती है, ट्रेवल कर रही होती है किसी भी मीडियम में, और ट्रेवल करते हुए वो सुपर इम्पोज करेंगी तो एक नई वेव जनरेट होगी। तो उस नई वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो जो इंडिविजुअल वेव थी हमारी जो चल रही थी, उन इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स, इफ टू और मोर वेव्स ट्रेवल थ्रू ए मीडियम superimpose on each other, give rise to a new waves whose displacement, that is the resultant displacement at any instant, is the vector sum of all the individual displacements of the waves। समझ में आ गया ना। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके यहां पर हम आपको लिखते हैं कि y1 y2 ये क्या है आपके, ये डिस्प्लेसमेंट हैं जिन वेव्स के जो आपके एक मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं और ये सुपर इम्पोज करती हैं। जो सुपर इम्पोजिशन के बाद एक वेव मिलती है, मान लीजिए रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट y से दिया जाता है, तो ये y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन प्लस y है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अगर आपको याद होगा तो जिन लोगों ने भी मतलब अच्छे से अध्ययन किया, अच्छे से स्टडी किया है, तो 11th में आपको बताया गया होगा कि जब हम साउंड वेव्स पढ़ा रहे होते हैं या जैसे हमने पढ़ाई होती है आपके हार्मोनिक ऑसिलेशंस पढ़ा रहे होते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाते हैं, तो आपके जब आपकी क्या है प्रोग्रेसिव वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वहां पर बताया है, और जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। तो वहां पर हम सुपरपोजिशन के जो प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं वो आपको मैं एक बार ब्रशअप करा देता हूं, बहुत जरूरी है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो देखो बेटा आपकी पूरी नॉलेज नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसके जो एप्लीकेशन है, इसके एप्लीकेशन तीन तरीके के होते हैं। आज हम आपको फिर एक बार इसे ब्रशअप करा देते हैं। तो देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, वो क्या नेचर ऑफ वेव्स के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए पहला है आपका इंटरफेरेंस, फिर यहां पर आपका क्या होता है आपका स्टैंडिंग वेव, और ये होता है बीट फॉर्मेशन, बीट्स। ये तीन इसके एप्लीकेशन होते हैं। देखो जब हम साउंड वेव्स की बात करते हैं ना तो आपकी बीट फॉर्मेशन होती है, प्रोग्रेसिव वेव जब भी आपकी साउंड वेव्स ये होती हैं वो भी है, ये स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर देती है आपकी, और इंटरफेरेंस भी होता है। लेकिन हम यहाँ पर जो है आपके ऑप्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाएंगे आपको, इंटरफेरेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के और क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने आपको ये बताया था कि पहले पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ जब इनको स्टडी कराया गया तो मैकेनिकल वेव्स के लिए बताया गया था आपको। अब चूंकि हम लाइट वेव्स की बात कर रहे हैं तो लाइट वेव्स में क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो दिस प्रिंसिपल इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर ईएम वेव्स। ये ईएम वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और हम यहाँ पर इंटरफेरेंस किसका स्टडी करेंगे, आपका लाइट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया ना। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और टर्म आती है, वो क्या है जरूरी आपके लिए कि देखिए इनके लिए अलग अलग कंडीशन आती है, वो मैं आपको पहले कंडीशन बता देता हूं। जैसे मान लीजिए इंटरफेरेंस ही है, तो इंटरफेरेंस कब अकर करेगा, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक ही मीडियम में एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही होती हैं, ट्रेवल कर रही होती हैं और सुपर इम्पोज करती हैं। कंडीशन क्या है वो, कि उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड डिफर करें कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, यानी दोनों वेव्स का फेज जो है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए, या तो वो सेम फेज में हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो।
इस तरीके की कंडीशन के साथ जब आपकी वेव्स क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, तब जो फिनोमेना आकर करेगा उसको बोलेंगे हम इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे हम उसको? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है कि दो वेव्स हैं, ये इनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, एम्पलीट्यूड डिफर करता हो और एक ही मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें। एसेंशियल कंडीशन, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच में, यानी वो सोर्स को क्या बोलते हैं जो इस तरीके की वेव्स को एमिट आउट करता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, समझ में आ रहा है, कंटिन्यूसली एमिट आउट करता है और या तो सेम फेज में हो या उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो इस तरीके के सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस के लिए एसेंशियल कंडीशन है कि सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट और दे मस्ट ट्रेवल इन द मीडियम अलोंग द सेम डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए। अब देखिए स्टैंडिंग वेव के लिए क्या कंडीशन आती है भाई? स्टैंडिंग वेव के लिए कंडीशन क्या है कि वेव्स क्या होनी चाहिए? सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी सेम, स्पीड सेम और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें। अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही हो। जब वो सुपर इम्पोज करेंगी तो उनका जब क्या होगा, आपका सुपर पोजिशन होगा, तो वो क्या दे देगा आपको? स्टैंडिंग वेव दे देगा। अब तीसरी जो है ना बीट्स की, बीट्स का साउंड वेव्स के लिए एसेंशियल है कि दो वेव्स एक ही मीडियम में ट्रेवल करें, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करें और उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसीज जो है ना क्या होनी चाहिए? स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। और जो डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज है, इट मस्ट बी लेस देन 10 हर्ट्ज। ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि बीट्स तभी फॉर्म होंगे कि जब जो आपकी दो साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही हैं एक ही मीडियम में, एक ही डायरेक्शन में सुपर इम्पोज करती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है? स्लाइटली डिफर कर रही हैं। और वो डिफरेंस कितना होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस जो है ना वो क्या होना चाहिए? 10 हर्ट्ज से कम का होना चाहिए, यानी न्यू1 डिफरेंस न्यू2 शुड बी लेस देन 10 हर्ट्ज। ये बहुत जरूरी है। अब 10 हर्ट्ज से क्यों क्यों होना चाहिए भाई? कम क्यों होना चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, जिन लोगों को समझ में आता है बहुत अच्छे से, नहीं आता तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। किसी भी चीज का जो है ना हमारे ब्रेन के ऊपर जो इंप्रेशन रहता है वो 1/10 सेकंड्स तक रहता है। अगर 1/10 सेकंड से पहले कोई चीज दूसरी चीज आ रही है ना, तो वो उसको जो है ना क्या है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रेन के ऊपर 1/10 सेकंड तक इंप्रेशन रहता ही रहता है एक इंफॉर्मेशन का। अब दूसरी इंफॉर्मेशन आई तो उसे कर ही नहीं पाएगा वो। ठीक है, अब 1/10 सेकंड्स का मतलब क्या हो गया? 10 फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमने 1/10 सेकंड से क्या कर दिया? क्या कर दिया बेटा? 1/10 सेकंड से टाइम कम कर दिया, 1/9 सेकंड्स कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 10 से बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई आपकी? बढ़ गई ना? हेलो, आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो इसका मतलब क्या है कि वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस अगर 10 हर्ट्ज से कम है तो फिर हम क्या करेंगे? बीट्स हमें सुनाई देंगे। ओके, गॉट इट? आ गया होगा आपके समझ में, अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफरेंस, ठीक है ना? ऐसे ये मैंने आपको तीनों चीजें बता दी हैं। इज दैट क्लियर? हाँ जी। क्या आप मान लीजिए, अब कैसे कहोगे आपने कि आपका 1/10 सेकंड से, तो हमने जल्दी का मतलब 1/11 सेकंड्स कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1/11 सेकंड्स का मतलब 1/10 सेकंड से कम का टाइम हो गया, तो वो कर ही नहीं पाएगा वो इंप्रेशन हमारे ब्रेन के ऊपर, वो पहले वाले में उसमें रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। अब 1/9 और 1/10 में देखा जाए तो वो 1/9 बड़ा है, 1/10 बड़ा है। अब आप इतना बड़ा कंफ्यूजन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी आपको? तो 1/9 बड़ा होता है। हमें क्या करना था कि 1/10 सेकंड से कम है तो 1/11 हो, 1/12 हो, 1/13 हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस तरीके का, इतनी जल्दी जल्दी अगर कोई चीज उस पर आएगी तो वो क्या होगा? हमारा ब्रेन जो है ना उसको बिल्कुल उसके इंप्रेशंस को नहीं वो जज कर पाएगा। ये मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब हम बात कर रहे थे कोहेरेंट सोर्सेज की, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। तो हम बात करेंगे कोहेरेंट सोर्सेज की। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? देखो बेटे, कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं कि टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे एमिट लाइट कंटिन्यूअसली either in same phase or with a constant phase having the same frequency।
यानी दो सोर्स जो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को कंटिन्यूअसली एमिट कर रहे हैं, कैसे एमिट कर रहे हैं कि या तो वो दोनों क्या हो, सेम फेज में हो, या कांस्टेंट फेज होना चाहिए उनके बीच में, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। गॉट इट? ये आपकी चीज समझ में आ गई। इस तरीके के सोर्सेज को क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर? तो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए क्या एसेंशियल कंडीशन है? सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस समझ में आ गया ना बेटा? अब मैंने इस तरीके से लिख दिया है, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। ठीक है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है, ये कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। अगर कांस्टेंट फेज में नहीं एमिट आउट कर रहे हैं तो उस तरीके के सोर्सेज को क्या बोलेंगे हम? नॉन कोहेरेंट या इनकोहेरेंट सोर्सेज बोल देंगे। तो इंटरफेरेंस के लिए जो है ना, क्या एसेंशियल कंडीशन आ गई हमारे पास? कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। सोर्सेज कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट। अब हम इसकी आगे की बात करते हैं कि टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब समझा जाता है कि टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट, टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट। टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नेवर बी कोहेरेंट। अब क्यों नहीं होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। उसका कारण ये है कि जो लाइट एमिट आउट होती है ना बेटा, वो किसकी वजह से होती है? कि जब एटम्स से जो है ना, क्या होता है, जब एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं, क्या करते हैं, या उनको यार हीट एनर्जी लेकर के या किसी और दूसरे मीन से वो भाई गेटिंग सम एनर्जी दूसरी स्टेट में चले जाए, मान लीजिए। एक्चुअली वो क्या होते हैं, एटम के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद वो क्या होते हैं, फिर ग्राउंड स्टेट में लौट के आते हैं। तो जब हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उस समय वो क्या करते हैं, लाइट एमिट आउट करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो लाइट एमिट आउट होती है वो किसकी वजह से होती है? इंडिविजुअल एटम्स की वजह से। अब इंडिविजुअल एटम्स की वजह से लाइट का एमिशन हो रहा है, और इवन ए स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, बहुत छोटे से छोटा सोर्स ले लीजिए आप, उसमें बिलियंस ऑफ एटम होते हैं, बिलियंस ऑफ एटम होते हैं। और अभी हमने बात आई थी, लाइट एमिट आउट किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द ट्रांजिशन। अब इतने सारे एटम से कहां किस एटम में कब ट्रांजिशन हो रहा है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना, हम इस कैसे वो करेंगे? तो इसका मतलब है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स हो गए ना, तो उनसे निकलने वाली जो लाइट है वो कभी भी जो है ना कांस्टेंट फेज में हो ही नहीं सकती। इसलिए इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नेवर बी कोहेरेंट। आर यू गेटिंग इट? और मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इवन ए स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ लाइट कंटेन्स बिलियंस ऑफ एटम, और लाइट एमिट आउट ड्यू टू किसकी वजह से होती है? एटम्स में क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्स से निकलने वाली लाइट कभी भी कांस्टेंट फेज मेंटेन नहीं कर सकती। अब नहीं कर सकती तो फिर कोहेरेंट सोर्स बनाएंगे कैसे? वो वाली बात आई कहानी। तो वो हो सकता है कि एक ही सोर्स की हमने उसकी इमेज ले ली, या तो रिफ्लेक्शन के द्वारा या रिफ्रैक्शन के द्वारा। तो सोर्स और उसकी इमेज आइदर बाई रिफ्लेक्शन और बाई रिफ्रैक्शन, तो दो सोर्स हो गए ना, वो कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट कर जाएंगे आपके। और बहुत सारे तरीके से टू गेट द कोहेरेंट सोर्सेस हम आगे बताएंगे आपको, जैसे आपके यहाँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें बताएंगे, ठीक है ना। तो वो अलग अलग तरीके से कहानी होती है। जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ता जाएगा तो हम आपको ये सब चीजें क्लियर करते चले जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा ना? तो कोहेरेंट सोर्स बहुत जरूरी हो गया, ठीक है। तो दूसरा जो सोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा? इनकोहेरेंट। अगर वो लाइट एमिट आउट कर रहे हैं और वो फेज में नहीं है, कांस्टेंट फेज नहीं है या फेज में नहीं है, तो वो ऐसे सोर्सेज को क्या बोलते हैं हम? इनकोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट सोर्सेज बोलेंगे। अब देखिए इंटरफेरेंस क्या होता है, मैं आपको इंटरफेरेंस बता देता हूं, फिर आगे की कहानी आगे कराएंगे हम। देखिए बेटा इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस जो है ना, एक फिनोमेना होता है जिसमें एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी का, ठीक है। अब यहां पर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा।
साउंड की बात कर रहे होते तो साउंड एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसका भी है। तो यहाँ हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कब होता है? जब या दो से ज्यादा वेव्स आपकी क्या करती हैं, एक ही मीडियम में ट्रेवल करते हुए कोहेरेंट सोर्सेस से निकल रही हैं, सुपर इम्पोज करती हैं। तो क्या होता है कि जैसे लाइट वेव्स क्या है, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो एक वेव का, मान लीजिए दो ही वेव हैं, तो एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ मिलेगा, तो वहां पर जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही है? दूसरी जगह पर एक का क्रस्ट दूसरी के क्या हो जाएगा, ट्रफ के साथ मिलेगा, तो वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी आपकी, क्यों? इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एनर्जी का क्या हो रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कहीं पर क्या रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। तो इस तरीके का जो है ना, इस तरीके के जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, एवरेज क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी आपकी, लेकिन कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। तो इस रिडिस्ट्रीब्यूशन वाले फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस दो तरीके का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो इंटरफेरेंस होता क्या है, फिनोमेना ऑफ सुपरइम्पोजिंग ऑफ टू और मोर वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। तो इस तरीके का जो आपका फिनोमेना होगा, तो इसको हम क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी व्हेन टू वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस सुपरइम्पोज ऑन ईच अदर। जब दो कोहेरेंट सोर्सेस से निकलने वाली वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं, और सुपर इम्पोजिशन में क्या होता है, लाइट एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, फिनोमेनन ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फिनोमेनन ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका, लाइट एनर्जी है। यहां पर लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट एनर्जी बोलेंगे ना हम। तो किसकी वजह से, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, टू कोहेरेंट सोर्सेस। आगे बात समझ में आपकी? ठीक है बेटा, ये आपको मैं उम्मीद करता हूं आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां से आगे की कहानी है कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होता है कि जब क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर गिरता है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर गिरता है, तो ये ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरी जगह पर ऐसा होता है कि एक वेव का क्रस्ट दूसरे की ट्रफ के ऊपर गिरता है, तो वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम होती है। तो जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा, उन पॉइंट्स पर क्या जो इंटरफेरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर कम इंटेंसिटी होती है वहां उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इससे आगे की कहानी हम अगले लेक्चर में करेंगे बेटे, और वहां पर हम आपको फिगर के द्वारा समझाएंगे कि डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव कहां पर इंटरफेरेंस होगा। फिर आपको कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस के बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जब दो कोहेरेंट सोर्सेस सुपर इम्पोज करते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, और इनकोहेरेंट सोर्सेज होते हैं तो कैसे निकालते हैं। आज का लेक्चर बेटा हम यहीं पर एंड करते हैं, और आगे की जो है ना, इससे आगे का जो है ना हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि मैं उतना ही चाहता हूं जितना आप इजीली डाइजेस्ट कर पाएं और इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको देखते रहिए जैसे जैसे हमारी जो है ना आगे के लेक्चर्स आएंगे, और एक पूरे वीडियो को अच्छे से स्टडी करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कहीं पर किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो।